2023 में कांग्रेस पार्टी के खात्मे से, कांग्रेस पार्टी के मुक्ति से, कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बाहर होने का अनेकों कारण होंगे, लेकिन एक बड़ा कारण बनेगा राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा। और यही एक ऐसा अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस जन आक्रोश को मुखरता देने के लिए इन जन आक्रोश यात्रा का ये आयोजन किया है। जन आक्रोश भूख और गरीबी के खिलाफ है। जन आक्रोश हिंदुस्तान के नौजवान में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इनका जवाब भी दे दो बीजेपी राजस्थान के लोगों। 2023 में बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, राजस्थान की जनता एक बार फिर इनको रिजेक्ट करेगी। जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान सरकार के 4 साल दिसंबर में पूरे हो रहे हैं और बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। 1 तारीख से जेपी नड्डा जयपुर आएंगे और यात्रा का आगाज करेंगे। बीजेपी काफी एग्रेसिव है इस बात को लेके कि सरकार को घेरा जा सके। 2023 में ही राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे। अगले वर्ष जब हम 2023 में बैठे होंगे तो कुछ चर्चाएं अलग होंगी, उनका मजमून कुछ अलग होगा। उस वक्त या तो इलेक्शन वोटिंग हो रही होगी कहीं पे, या फिर चुनावी तैयारियां चल रही हैं, हो सकता है काउंटिंग के भी आसपास हम लोग हों। ये स्थितियां बनेंगी तो 1 साल का वक्त भी जब नहीं बचेगा तो हर राजनीतिक दल यह देख के चलता है कि हम जनता के बीच अपनी गहरी छाप कैसे छोड़ सकते हैं। सरकार अपनी योजनाओं को लेके जाएगी तो विपक्ष खामियां क्या हैं, जनता का नजरिया क्या है, उसे टटोलने की कोशिश करेगी। इन जन आक्रोश यात्रा के जरिए 2 करोड़ मतदाताओं से संपर्क करने का एक अभियान है। इसमें 20,000 नुक्कड़ सभाएं होंगी, 20,000 छोटी रैलियां होंगी। 200 विधानसभा क्षेत्रों से ये जन आक्रोश यात्रा शुरू होंगी। सभी जिलों में प्रभारियों को भेज दिया गया है बीजेपी की ओर से ताकि वो तैयारियों का जायजा ले सके। खैर चलिए, आक्रोश बीजेपी का है या पब्लिक का है ये तय होना बाकी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आरसी चौधरी जी राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता है। हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं। हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में है। मैं आरसी चौधरी साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले बीजेपी, आप लोग अपनी सरकार के 4 साल पूरे करने की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारी पूरी है कि सरकार को घेरने के लिए जेपी नड्डा जयपुर आएंगे और सभी जिलों में इनके प्रभारी पहुंच चुके हैं। जनता में आक्रोश है, ये दावा बीजेपी का है। कहना है कि ये जन आक्रोश को देखते हुए हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। 200 विधानसभा को पूरी तरह से टारगेट किया गया है और ये यात्राएं निकाली जाएंगी। लगभग 75,000 किलोमीटर के आसपास इन लोगों ने तय किया है कि पूरे प्रदेश को हम नाप डालेंगे इसमें। तो क्या रिएक्शन होगा, पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका इसमें। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जनता का आक्रोश है। जनता ने 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में 25 सांसद दिए थे, इसलिए जनता का आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जेपी नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं, इससे पहले जेपी नड्डा जी हिमाचल में व्यस्त थे।
गली गली में घूम रहे थे, गृह राज्य है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पुनरावृत्ति हो सके। और आपने देखा कि एक सप्ताह के अंदर 4 दिन तक लगातार रैलियां और घर घर तक डोलना देश के प्रधानमंत्री गुजरात में कर रहे हैं। जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है कि महंगाई पे मार। अब जनता पूछ रही है कैसी है ये लुटेरी भाजपा सरकार। मैं पूछना चाह रहा हूं 2014 के अंदर जब 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का है, किस मुंह से ये जाएंगे। आज गृहिणी इनसे पूछना चाह रही है, किसान इनसे पूछना चाह रहा है, आम आदमी इनसे पूछना चाह रहा है कि 2014 में जो पेट्रोल 55 था, डीजल 55 था, पेट्रोल 70 था, आज पेट्रोल और डीजल के भाव क्या हैं। इसलिए जनता इनका इंतजार कर रही है। वो किसान और मजदूर पूछ रहा है, वो याद कर रहा है जो अमानवीय यातनाएं देश की राजधानी की सरहद पे बैठे हुए किसानों को इन्होंने दी थी। किस प्रकार से किसान के ऊपर इन्होंने पहली बार देश में टैक्स लादा। वो छोटा और मध्यम व्यापारी इनका इंतजार कर रहा है, जिसके व्यापार को इन्होंने गलत जीएसटी और नोटबंदी से तबाह कर दिया। ये नोटबंदी की वर्षगांठ क्यों नहीं बनाते, इंतजार कर रहा है। वो युवा इंतजार कर रहा है जिसे 2000 के सपने तो दिखाए गए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के सपने तो दिखाए गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद में उन उपक्रमों को बेचा गया, उन संस्थानों को बेचा गया जहां पे युवा को, इस देश के युवा को रोजगार मिलना था। वो इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है मध्यम वर्ग जिसको गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया गया, और 2 पूंजीपति मित्रों को जो 8 साल पहले देश की किसी सूची में नहीं आते थे, आज आरसी चौधरी जी, दुनिया की भारत जोड़ो सूची में आ यात्रा रहे के हैं। साथ एक आक्रोश यात्रा भी आप लोग में निकाल दीजिए। निश्चित रूप से जो आक्रोश जिस जगह पे है, ये आक्रोश ही तो है ना, जब देश का प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य के अंदर अपनी अस्मिता को लेकर, चुनाव के मुद्दों से दूर अस्मिता को लेकर प्रचार कर रहे हैं। जिस राज्य में शराबबंदी और अवैध शराब से मौत हो जाती हो, जिस राज्य के अंदर मोरबी जैसी दुखांतिका हो जाती हो, और देश के प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से आते हो, उस सिविल हॉस्पिटल में कोविड के दौरान हमने लगी हुई एम्बुलेंस की लंबी कतारें और खोते हुए अपनों को देखा है। वापस आ रहा हूं आपके उसमें। सुरेश गर्ग साहब के पास जाना चाहूंगा। सुरेश जी, बीजेपी सरकार के 4 साल का जो वक्त है उससे काफी पहले यात्राएं शुरू कर रही हैं। इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काट समझे राजस्थान में, या फिर सरकार को घेरने की तैयारी सिर्फ ये? देखिए योगेंद्र जी, जो पिछले 4 साल के अंदर जो राजस्थान के अंदर जंगल राज फैला है, उस जंगल राज के खिलाफ हम जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान के अंदर निकाल रहे हैं। पूरे 200 विधानसभा के अंदर हमारे 75,000 किलोमीटर के अंदर रथ यात्राएं निकलेगी। जहां तक बात है कि ये बोल रहे हैं कि साहब एम्बुलेंस की वहां पे घटना हो गई, यहाँ पे महंगाई की बातें जो चीजें कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के प्रवक्ता को ये पता नहीं है कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के अंदर है। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है कि अंदर एक एम्बुलेंस के अंदर डीजल नहीं होने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये तो राजस्थान के उदाहरण है। साधु को जला के मार दिया जाता है, तो ये तो जंगल राज राजस्थान का है। जंगल राज किस तरह से पनपा हुआ है राजस्थान के अंदर, हर 12 किलोमीटर पे एक ना एक आदमी ट्रेप हो रहा है। ट्रेप होने के बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, वो छूट के आ जाता है। ये राजस्थान का जंगल राज है। कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में सबसे खराब अगर कानून व्यवस्था वो राजस्थान के अंदर है। तो मैं ये मानता हूं कि ये सब चीज होने के बाद में भी ये बोल रहे हैं कि साहब राजस्थान में सुशासन है, तो कहां राजस्थान में सुशासन है? आज राजस्थान की जनता ठगी महसूस कर रही है। जो वादे ये बोल के आए थे, इनके नेता खुद बोल के आए थे कि 10 की गिनती गिनोगे तब हम हमारे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। 10 की गिनती छोड़ो, 1500 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि हम किसानों को दिन में बिजली दे देंगे। दिन में बिजली देने की छोड़ो, रात को जो 7 घंटे बिजली देने की बात है वो भी नहीं दे रहे। इन्होंने बोला कि हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। इनसे पूछिए, आज 70 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए हैं, 70 लाख बेरोजगारों ने राजस्थान के अंदर अगर एग्जाम दे रहा है, तो फिर ये बताइए कितने बेरोजगारों को इन्होंने मात्र 1.5 से 2 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, जबकि 17 लाख तो इनके रजिस्टर्ड बेरोजगार है। तो ये यहाँ का जंगल राज है, यहाँ की कुशासन व्यवस्था। इनसे पूछिए, आज एक मंत्री दूसरे मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है। प्रसादी लाल मीणा जी पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। आप ये देखिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी आरोप लगा रहे हैं कि सब ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारे को जो गेहूं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया। तो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें, तो ये जनता को देखिए, जनता के पास में पहुंच के जनता के पास जाके हम बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 4 साल के अंदर जो जंगल राज है और जो मुख्यमंत्री जी केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे। सर, आप जो कह रहे हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास का स्टेटमेंट या प्रसादी लाल मीणा का स्टेटमेंट या
और किसी का भी स्टेटमेंट जिनकी आप बात कर रहे हो, अभी आपको लगता है कि पब्लिक के पास में नहीं है ये सब कुछ चीजें? योगेंद्र जी, देखो, मीडिया निश्चित रूप से राजस्थान की मीडिया है, मीडिया पहुंचाती है, लेकिन कई बार कई चीजें ऐसी होती है कि जो जनता के पास तक पहुंच नहीं पाती। तो भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाके जो राजस्थान के अंदर मेरा जो सवाल था, प्रशासन है वो तो ये तो आपने बताया। बताएंगे। मेरा जो सवाल था वो ये था कि राहुल गांधी की यात्रा 3 या 4 तारीख को एंटर कर रही है राजस्थान में, आप लोग 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं ये प्रोग्राम। आप लोगों की खैर अपनी एक रणनीति होगी, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी की यात्रा के बीच उसकी काट के रूप में इस यात्रा को देख रहे हैं? योगेंद्र जी, हम राहुल गांधी की यात्रा से हमें, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा है ही नहीं। अगर भारत जोड़ो यात्रा होती तो आज मुझे बताइए कि हम तो कह रहे हैं कि भाई भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, इनको तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। आज कांग्रेस के नेता टूट टूट के जा रहे हैं, कभी गुलाम नबी आजाद जी जा रहे हैं, कपिल सिब्बल जी जा रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया, मतलब दुनिया भर के जो नेता कांग्रेस के वो टूट टूट के जा रहे हैं। तो इनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा निकालनी तो आप अक्सर चीन के लिए समर्थन करना चाहिए था, और पाक अधिकृत कश्मीर है उसको लाने के लिए बात करनी चाहिए थी ना, कि भारत जोड़ो की बात करते हो। आपका बड़प्पन है कि आप देखिए विपक्ष की भी कितनी चिंता करते, कितना फिक्र करते हैं कि गुलाम नबी आजाद जा रहे हैं तो चिंता आप लोगों को है, कपिल सिब्बल जा रहे हैं तो चिंता आप लोगों को है। योगेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। ये राजस्थान की सियासत के लिए ये जो टाइम होगा बड़ा ही, मैं कहूं कि काफी महत्वपूर्ण होगा। जो लोग सियासी गलियारों के चटकारों में या सियासत की बातों में अपना ये कहूं कि दिलचस्पी रखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए राहुल गांधी की यात्रा फर्स्ट वीक में एंटर कर रही है, और इधर से 1 तारीख से जो इनके जनाक्रोश रथ रवाना कर रही है बीजेपी, वो तो ये राहुल गांधी की यात्रा के बीच बीजेपी की एक रणनीति है क्या, उधर से डाइवर्ट पब्लिक को करने के लिए, या फिर ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित ना हो कि राहुल गांधी की यात्रा पे कुछ क्या रणनीति का, किस तरह की रणनीति माने इसे? देखिए, जन आक्रोश जो यात्रा भाजपा निकाल रही है, इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी मोटे तौर पर इसमें, क्योंकि फोकस 2 चीजों पर है। सरकार इसी अगले महीने ही 17 तारीख को सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो रहे हैं, और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी राजस्थान में प्रवेश कर रही है। दोनों मुद्दे हैं, और जिस तरह से बीजेपी ने पत्र भी जारी किया था उसमें उन्होंने ये बेरोजगारियों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उसमें शामिल भी उन्होंने किया है, और साधु संतों पे जो अत्याचार हुए ऐसे कुछ मुद्दे भी उसमें शामिल है। लेकिन ये जो पूरा फोकस है 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का, 75,000 किलोमीटर का वो टारगेट जो रखा है वो 4 तारीख से 14 तारीख के बीच में रखा है, और 4 तारीख को ही राहुल गांधी की जो एंट्री है राजस्थान में हो रही है। और 2 लिहाज से इसको इसलिए माना जा सकता है कि डाइवर्जन, देखिए दिमाग को डाइवर्ट करना, और ये भी एक राजनीति में एक पॉलिसी होती है, क्योंकि जिस तरह से नो डाउट जो राहुल गांधी की जो यात्रा है उन्हें रेस्पॉन्स तो मिल रहा है, जिस तरह से केरल से उन्होंने शुरुआत की, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकली कितना उसका लाभ मिलेगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के चर्चा है, और यही है कि क्यों न हो पार्टी का इलाका में जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने इस पूरे एक मैनेजमेंट के तहत या एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है कि कहीं ना कहीं क्योंकि हर रोजाना 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना है 4 से 14 तारीख के बीच में, तो क्या उन लोगों को जोड़ना है, चौपाल करनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक होने हैं, तो यानी स्थानीय लोगों को अगर डाइवर्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी डाइवर्जन उस चीज का भी हो जाएगा, और क्योंकि सरकार के कार्यक्रम भी होने हैं, क्योंकि इसी आगे महीने। बिल्कुल। आरसी चौधरी साहब, टाइम देखिए आप लोगों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, वहीं उसी दौरान राहुल गांधी एंटर करेंगे, और उसी दौरान 10 दिन में भाजपा को अपनी यात्राएं पूरी करनी है। भाजपा का ये मानना है कि राहुल गांधी के बीच भी बातें पहुंचनी चाहिए, और राहुल गांधी ये बात देख सके हैं कि राजस्थान में सब कुछ चल क्या रहा है। ये बीजेपी का अपनी एक रणनीति जो है उसका हिस्सा हो सकता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए मुश्किल इस वजह से मैं कहना चाहूंगा इसे कि क्योंकि कहीं ना कहीं को विरोध है, या फिर इनका सांकेतिक उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का एक प्लान है, तो वो आप लोग कैसे निपटेंगे इससे? युवराज जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की थी, और भारत जोड़ो यात्रा जब हमने शुरू की उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता अलग अलग मंच पे आके उस भारत जोड़ो यात्रा पे हमले करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने सही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को जब देश का अपार जनसंपर्क प्यार मिल रहा है, लोग कदम से कदम मिला रहे हैं,
वो तमाम वो वर्ग जो अपनी आवाज को इस यात्रा के माध्यम से इस गूंगी बहरी एंकरी सरकार को, केंद्र की सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए वो जो लोग जुट रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विस्तृत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इस यात्रा को लेके राहुल गांधी जी पे निजी हमलों तक इनके नेताओं ने उन पे हमले किए, और ये फर्स्ट बार नहीं है, लगातार लंबे समय से ये हमले कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी विचलित हो चुकी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि 4 साल विपक्ष में 73 विधायक भारतीय जनता पार्टी को दिए राजस्थान की जनता ने, विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग जगह पे अलग अलग वक्तव्यों के साथ में आते रहे, लेकिन राजस्थान की जनता को जब वैश्विक महामारी कोविड की महामारी थी उस समय भी इनके नेता नदारद थे। लंपी की बीमारी हो नदारद रहते हैं, जब अतिवृष्टि हो तो ये नदारद रहते हैं। अब जब चुनावी वर्ष आ रहा है, आखिर जनता के बीच में किस मुद्दे से जाए? बिल्कुल, आप एक सवाल होगा मेरा आपसे, विपक्ष की भूमिका आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? धरने प्रदर्शन बीजेपी ने किए, ये ब्लैक पेपर जारी कर चुके, उसके अलावा भी ये जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरह की भूमिका देखना चाहते हैं? विधानसभा में अपने तरीके से जो विरोध कर सकते हैं करते हैं। देखिए, विपक्ष का दायित्व बनता है कि वो जनता की आवाज जनता के बीच में रहें, जनता की आवाज को सदन में लाके उस सदन के पटल पर रखें, उस जनता के हित में जो कानून बन सके उसके अंदर वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जब हम ये जो पेपर लीक गिरोह है उसके खिलाफ में जब सख्त कानून लेके आए, देश में पहला ऐसा सख्त कानून लेके आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल सदन को छोड़ के बाहर चला गया था। ये आखिर क्यों गैंग को और गिरोह को मदद करना चाह रहे हैं? क्यों नहीं उस कानून के अंदर अपने सहयोग देते, आहुति देते, जिससे देश के अंदर एक मिसाल प्रकट होती? क्यों नहीं जब वैश्विक महामारी से लड़ रहे थे, जब केंद्र के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, केंद्र की सरकार से राजस्थान की जनता के लिए मांगना चाहिए था, लेकिन ये सरकार पे लगातार हमले कर रहे थे, राजस्थान की सरकार पे हमले कर रहे थे। जब हम वैक्सीन खरीदने की बात कर रहे थे, केंद्र से जब वैक्सीन मांग रहे थे, तमाम सब चुनौतियां थी, तब ये कहां पे थे? जब हम मैं जवाब दिलवाता हूं आपको, एक बार जवाब दिलवाता हूं। गर्ग साहब, आपने सुना कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका नहीं निभा रहे। अब किस तरह के आक्रोश की बात कर रही है बीजेपी? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने जहां कदम कदम पर जो भी विरोध दर्ज कराना था, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज कराया। लेकिन ये कांग्रेस की गूंगी बेरी सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, तो उनको इन चीजों से परवाह ही नहीं थी। सब एक बात मैं जानना चाहूंगा, राजनीति में कॉमन क्यों हो गया? ये कॉमन क्यों हो गया कि गूंगी बहरी सरकार? जो आप बोल रहे हो वही बात ये बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या इलाज है इसका गूंगे बहरेपन का? इन्होंने ये कहा कि कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 1500 कार्यकर्ता इस कोरोना के अंदर सेवा करते हुए चले गए थे, जबकि कांग्रेस का बता दीजिए कितने कार्यकर्ताओं ने काम किया हो कोरोना के अंदर। वैक्सीन की जहां तक बात करते, भारतीय केंद्र की सरकार ने वैक्सीन फ्री दी थी। आपने क्या किया था? 400 रुपए की वैक्सीन लेके 1200 रुपए में बेची है, आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस की पंजाब के अंदर सरकार थी, आपने 400 रुपए में लेके 1200 रुपए में वैक्सीन बेच दी थी। ये तो आपका काम है। तो आप जहां भ्रष्टाचार की, जहां सेवा की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार नस नस है, क्योंकि आपके नेता ने खुद ने बोला है कि 1 रुपए चल के 85 पैसे हम भ्रष्टाचार में खत्म कर देते, 15 पैसे जनता को जाते हैं। तो ये तो आप भ्रष्टाचार करते हो। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, कोरोना काल के अंदर देश में सेवा की है, लाखों लोगों को बचाया है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर 150 करोड़ डोज लगी है तो वो मोदी जी की वजह से लगी है। 6 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप की है, वो वैज्ञानिकों और मोदी जी की वजह से। नहीं तो बरसों लग गए आपको वैक्सीन डेवलप करने में। आपने देख लीजिए पिछले, इससे पहले वाले टीके ने देख लीजिए, उसके अंदर अगर वैक्सीन कितने टाइम के अंदर आपको वैक्सीन डेवलप हुई है, यहाँ 6 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप करके दे दी वैज्ञानिकों और मोदी जी की विजन की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपने जो 4 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जो कुशासन किया है, जनता जो त्रस्त आ रही है, भ्रष्टाचार से मुक्त आ रही है, कानून व्यवस्था से, आप ये देखिए कि रोज है ना कोई न कोई यहाँ पे घटनाएं हो रही है। कभी किसको गोली से, आप देखिए भरतपुर के अंदर घटिया, पूरा परिवार को गोली से उड़ा दिया जाता है। क्या आपकी कानून व्यवस्था है यहाँ के अंदर? बता दीजिए। आप देखिए जयपुर के अंदर घटना होती है, किडनैप हो जाता है, उसको पकड़ने में आपको जो रहता है, सामने बेचारा खुद जाके उसको बताता है कि कहाँ की लोकेशन है। ये तो आपकी पुलिस व्यवस्था है। जब आपकी यहाँ की इंटेलिजेंस फेल है, जब राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, तो जनता को बताएंगे। एक बात मैं पूछना चाहूंगा सुरेश गर्ग साहब, मुझे एक चीज बताइए कि 2018 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और 13 से 18 तक वसुंधरा राजे जी रही हैं। जो फील्ड में अफसर हैं, चाहे IAS हो, IPS हो, RPS हो, SHO हो, जो भी अधिकारी हैं, ये पिछले 3 साल में भर्ती हुई है क्या इनकी? क्या हुआ ऐसा कि
नहीं रुक पा रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है? विफलता। अधिकारी तो वही होंगे। योगेंद्र जी, इनकी विफलता भाई, तो आज अगर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है तो इनकी विफलता है। आज मंत्री क्यों आरोप लगा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर? आज अशोक चांदना क्यों बोल रहा है? राका जी के ऊपर आरोप क्यों लगा रहा है? अगर खाचराबाद जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो ये इनकी विफलता है ना। आपके वक्त पकड़ थी? हमारे यहाँ पे पकड़ती मुख्यमंत्री जी, और मंत्री जी जो बोलते थे उसको काम को करना पड़ता था। लेकिन आज की दुर्दशा देखिए ना, न तो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आपके कंट्रोल है, न मंत्री के ऊपर कंट्रोल है। एक मंत्री दूसरे के ऊपर, कोई भरत सिंह जी बोल रहे खान मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है, दिव्या मदेलनाथ जी दूसरे मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे, राजेंद्र गुरा जी आपके धारीवाल जी के ऊपर अलाइनमेंट के ऊपर आरोप लगा रहे। ये तो आज ये जब मंत्री आपस में लड़ेंगे, एमएलए और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे तो जनता का न्याय कैसे करेंगे आप? चलिए यार से चौधरी जी देंगे। चौधरी साहब, पूरा सिस्टम का लवाजमा वही है जो बीजेपी ने आपको दिया। इनका यह कहना है कि हमारी पकड़ थी, आप लोगों की पकड़ नहीं है, इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं और ये इनका मेजर एजेंडा होगा। एक योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से जन टीवी जनता की आवाज है और इस चैनल पे बैठ के जनता के सामने आप ऐसे तथ्य भी नहीं रखने देते जिससे जनता के बीच में कोई भी नेता गलत तथ्य रखे और चला जाए। मैं कहूंगा एनसीआरबी की डाटा ही एक स्रोत है जिसके आधार पर हम जिक्र करते हैं। देश की अगर सबसे असुरक्षित कोई शहर है तो वो दिल्ली है महिलाओं के लिए। गलत हो तो आप उस बात को नकार दीजिए। और वहां पे किसकी पुलिस है, किसके कारण से? अगर महिलाओं पे अपराध में अगर कोई राज्य नंबर 1 है तो वो उत्तर प्रदेश है। अगर एट्रोसिटीज को लेके अगर कहीं पे कोई है तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर जो जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा कि किस प्रकार से एक मी टू कैंपेन चला था, उसी प्रकार से राजस्थान की पुलिस ने एक कैंपेन चलाया, आवाज कैंपेन। उस आवाज के बाद में कहा कि कोई भी दरिंदा बचना नहीं चाहिए और वो दरिंदों को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, उनको सजाएं दिलाई, आजीवन कारावास में भेजा। हमारी बेटियों को ये साहस अगर कोई दिलाने का काम किया तो राजस्थान की पुलिस ने दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप और राजस्थान की जनता और हम सब क्या सोचते हैं, हमारी मासूम बेटियां इन दरिंदों के अत्याचार से लड़ने के लिए तैयार हो, सरकार उनका सहयोग करे या फिर उनकी आवाज को दबा दिया जाए। इसलिए जो कैंपेन आवाज चलाने का अगर कोई साहस किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। दूसरा ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने जिक्र किया कि संतों की हत्या हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो संतों की हत्या भी, जो कोई उस पर कल्प्रिट है, कोई दोषी है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि एक संत जिन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम लिख के छोड़ के गए थे। उन्होंने अपना जो सुसाइड नोट लिखा उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम था। कांग्रेस के किसी नेता का नाम हो तो बता दीजिए। इसलिए संतों की हत्या करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या उस विधायक को अपनी पार्टी से निकाल दिया? क्या उसकी सदस्यता समाप्त कर दी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये संतों के प्रति घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और अपने बीच में पल रहे दरिंदों को और उनके हत्यारों को पार्टी से बाहर निकाल के और एक मिसाल पेश करें। ये मैं कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर कोई भी जो हमारे मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो पार्टी और के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता है। वो कार्यकर्ता जनता की अदालत में जाता है, जनता की आवाज को मुखर करना उनका काम है। लेकिन कोई भी हमारा नेता बेबस और लाचार नहीं है, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के शासन में नजर आते थे। हमने सुना सदन में कहते हुए गृह मंत्री जी को कि मैं लाचार हूं, मुझे लगता है कि मैं आनंदपाल बन गया हूं। आज गृह मंत्री ऐसा नहीं बोलते। जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। ये कांग्रेस का शासन है, ये सुशासन है, यहाँ पे कानून का शासन है। लोगों में भय नहीं किया जाता, यहाँ पे विधि के नियमों की पालना की जाती है। एक सवाल और है मेरा एक सवाल और है आरसी चौधरी जी, ये जो जन आक्रोश की यात्राएं निकाल रहे हैं, आप लोगों की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी दरमियान रहेगी। अलग से कोई स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की कि जो भारत जोड़ो यात्रा को काउंटर कर सकें? सॉरी, जो जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है बीजेपी, उसको काउंटर कर सकें? मैं ये कह रहा हूं कि जनता की अदालत में कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री हों, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों, हमारे पार्टी के प्रभारी हों, वो अक्सर ये बात करते हैं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज तक जितने उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। 8 को नतीजे आने, राजस्थान के अंदर उपचुनाव है। जनता अगर आक्रोशित है तो नतीजों में नजर आएगा और हम यहीं पे बैठ के चर्चा करेंगे। किसी के लांछन लगाने से, किसी राजनीतिक प्रतिशोध से करने के लिए मैं ये सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 4 साल तक बैठी रही और अब 12 मुख्यमंत्री बनकर और अलग संभाग में दौरे करना चाहे तो ये जनता नकार रही है जगह जगह पे। भारतीय जनता पार्टी जो सशक्त विपक्ष की भूमिका में थी, उस भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नंबर 3 पे और नंबर 4 पे पहुंचाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किस प्रकार से वो अपनी
आप कहो या मैं कहूं या बीजेपी का प्रवक्ता कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता की अदालत के जो फैसले हैं वो तो आपके सामने है साहब। जयपुर में जो परिणाम आया उसका क्या हुआ? नंबर 3 पे है ना अभी। जयपुर का एक परिणाम आया आज यहाँ के आपके हेरिटेज के अंदर एक परिणाम आया, उसके अंदर नंबर 3 अगर आप उससे खुश हो रहे हैं, अगर आप उससे खुश हो रहे हैं तो हो लीजिए, अगर आप उससे खुश हो रहे हैं तो हो लीजिए। आप आर्ट के लिए कह दीजिए, आर्ट के लिए कह दीजिए, जनता का आक्रोश आएगा। आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर अगर क्राइम बढ़ा या नहीं बीजेपी का कोई नेता ये बढ़ा। कहने का यूपी साथ का उदाहरण नहीं दिया, है, यूपी के अंदर जो कोई नेता का साथ नहीं है, सुशासन है ना यूपी के अंदर, टेरर है वहाँ पे। ये ऐसा सुशासन है, ऐसा सुशासन है, अत्याचार करने से पहले, अत्याचार करने से के साथ में दुष्कर्म हो जाता है, आधी रात को पुलिस के पैरों में जला दिया जाता है, यहाँ पे किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, आए दिन मीडिया के व्यक्ति को पहुंचने नहीं दिया जाता है, इसे सुशासन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अंकुश लगाया दुष्कर्म में लिप्त हो, ये सुशासन है, ये सुशासन है। आप लोगों में बुलडोजर का भय दिखाते हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, राज का कानून करें, कानून के राज को ध्वस्त कर दिया, संविधान को ध्वस्त कर दिया, इसे सुशासन दिलाते हैं। तो अगर ऐसा सुशासन है तो ये भाजपा को मुबारक हो, राजस्थान की बचाने के अलावा कोई काम नजीर ही पेश नहीं करेगी देश के अंदर। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा। निश्चित रूप से बताइए, बाड़ेबंदी के अलावा कहाँ पे मुख्यमंत्री जी बताइए बजानी पड़ेगी। बीजेपी ने 12 राज्यों में मुरारीलाल मीणा जी क्या आरोप लगा रहे हैं? गिरा दिया, मुरारीलाल मीणा जी सरकार को 12 राज्यों में आपने गिराया, इससे बचाना पड़ेगा आप जैसे लोगों से, जनता के जनादेश के जो हत्यारे हैं उनसे बचाना पड़ेगा। तो बताइए भैया, जनता मुरारीलाल के जनादेश के जो हत्यारे हैं उनको बचाना पड़ेगा साहब, बचाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से आगे पहले भी बोला था, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या नजर अंगद का पाँव है, क्या नजर रहा, क्या नजर रहा अंगद के पाँव को? जनता ने अंगद के पाँव को किसने उठा दिए? जनता ने अंगद के पाँव को उठा के फेंके था अमित शाह जी के। हिमाचल से, ये तो बता दीजिए आप। गर्ग साहब, योगेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में नफरत है और राजस्थान में भाजपा कह रही है कि कांग्रेस सरकार फेल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पब्लिक के बीच आप लोग जाते हो, वहां कैसा रिएक्शन है कि नफरत का माहौल है कि कानून व्यवस्था है नहीं है, या फिर मिला जुला असर है, या फिर राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे हैं? ये क्या क्या कहना है, पब्लिक का क्या कहना है? सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि अपराधों का जो ग्राफ है, चाहे अभी आरसी चौधरी जी ने भी अपना पक्ष रखा कि जो आंकड़े बताते हैं सेंट्रल जो भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं कि कौन सा राज्य की स्थिति फिलहाल क्या है। लेकिन देखिए, प्रदेश में आंकड़े बताते हैं कि महिला अपराध और इन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उन चीजों को, और सरकार का एक पक्ष ये भी था पिछले दिनों, चाहे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि जो भी मामले आते हैं यहाँ जीरो टॉलरेंस के साथ सभी मामलों को दर्ज करने की जो अनुमति दी है उनसे आंकड़े बढ़े हैं। ये एक ऐसा पक्ष है जिसे मानना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पीड़ित जाता है और उसका मामला दर्ज नहीं होता है तो जब तक वो ऑन डॉक्यूमेंट नहीं आता तो किसी को पता भी नहीं चल पाता। तो ये एक ऐसी स्थिति भी है। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल एजेंडे भी इसमें होते हैं। विपक्ष का काम है सरकार को सही तरीके से रखना, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, पॉलिटिकली हैं, अगले साल चुनाव है, उससे अगले साल देश भर के चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों चीजें अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन इसमें भी अलग रूप से ये चीजें देखने को क्या रहता है बीजेपी का। बिल्कुल। चलिए योगेंद्र, समय का अभाव है तो हम रोकना चाहेंगे यहाँ पे सभी अतिथियों को और दर्शकों को। बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजस्थान में आक्रामक रहेंगी। वजह साफ है, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस में जोश फूंकने का काम करेगी और केंद्र पर हमला करेगी, भाजपा को उसमें घेरने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ जन आक्रोश यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है 200 विधानसभा क्षेत्रों में, वो राजस्थान सरकार पर पूरी तरह से विरोध में फोकस कर रही है कि हम जनता के बीच जा सकें। खैर, अब लेकिन इन यात्राओं का असर कितना होगा उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, और वो रिजल्ट आ पाते हैं चुनाव में भी। और उससे पहले किस तरह की स्थितियां रहती हैं इन यात्राओं का, तब तक कुछ वजूद भी बच पाएगा नहीं बच पाएगा, जनता के जहन में रह पाएंगी नहीं रह पाएंगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये समय के साथ में इसके जवाब मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि राजस्थान का सियासी पारा, एक तरफ कहा जा रहा है कि पहाड़ों की जो ठंड है वो जमीन पे उतरने वाली है, यानी कि मैदानी भाग में आने वाली, लेकिन यहाँ राजस्थान के मैदान में सियासत का पारा इतना चढ़ेगा कि देखिए वो कहाँ तक पहुँच पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।